दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय के सवालों को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 31 नंबर का क्लास है। देखिए इसके पहले कुल 900 सवाल पे हम चर्चा कर चुके हैं। 900 सवाल क्लास में डिस्कस करना बहुत बड़ी बात है। और ये जो क्लास में चला रहा हूं दोस्तों, ये बीपीएससी 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखकर ये चारों एग्जाम दोस्तों मैं कवर कर रहा हूं। चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का पेपर देना हो, टीजीटी का देना हो या फिर पीजीटी का पेपर देना हो, आप क्वेश्चन का स्तर देखकर समझ जाएंगे कि तैयारी करने लायक है या नहीं है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 930 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में हम लोग 30 सवाल पर डिस्कस करते हैं। इसी तरह दोस्तों मैंने एक बैच भी बना रखा है। बैच ज्वाइन करना या न ज्वाइन करना ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, आप एक बार स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इस बैच में जो मैं फ्री वाली क्लास दे के रखा हूं ना, बिना पैसे का क्लास देख सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो जो फ्री क्लास है कम से कम एक बार आप वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो डिसाइड कीजिएगा कि बैच आपको परचेज करना भी है या नहीं करना। प्लीज एक बार दोस्तों आप विजिट करके जो डेमो क्लास मैंने दे रखा है फ्री वाला, एक बार आप उसे देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। क्वालिटी दोस्तों आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी और आप जान जाओगे कि कितनी अच्छी तैयारी दोस्तों इस बैच में कराई जा सकती है। आप दोबारा सवाल नहीं करोगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को। चलिए पहला सवाल दे रहा, थोड़ा कठिन है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब स्तर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई 1000 सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे प्रश्न का लेवल भी वैसा होना चाहिए। सवाल दे रहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति में इस पंक्ति के रचनाकार दोस्तों कौन है, किसकी ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन किसकी है, क्या रसखान जी की है। देखिए अगर आप ये लाइन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा दोस्तों, ये जो पंक्ति लिखी गई है ये अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में दोस्तों, ये जो लैंग्वेज है दोस्तों ये अवधी बोलिए दोस्तों यहां पर, तो आप समझिए अवधी। रसखान जी तो दोस्तों अवधी में लिखते नहीं थे, ये तो दोस्तों ब्रज भाषा की यूज करते थे, तो जवाब हो ही नहीं सकता। बिहारी सतसई भी दोस्तों आपका जवाब नहीं हो सकता। और कबीरदास जी दोस्तों ये पंचमेल खिचड़ी यूज करते थे। ठीक है, यह इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, मतलब कई सारे भाषा और कई सारे शब्द देखने को मिलते हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहा हूं। यहां तुलसीदास आपका सही जवाब हो जाएगा। आप चाहते तो ऐसे ही बता सकते थे। ठीक है, आप प्रश्न का उत्तर देखने के बाद एलिमिनेट करना सीखिए कि क्या नहीं हो सकता है। अगर आपको उत्तर ना पता हो तो आप ये देखिए कि कौन सा जवाब नहीं हो सकता है, उसके द्वारा दोस्तों आप सही उत्तर तक बहुत आराम से जो है पहुंच सकते हैं। तो यहां पर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जो है ये जैनेन्द्र जी का रचित है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला दे रहा हूं पुनर्नवा। पुनर्नवा किसका दोस्तों, अभी मुश्किल से 1-2 दिन पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था पुनर्नवा के बारे में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, पुनर्नवा, पुनः नया, हजार बार नया, ऐसे याद रखेगा। अशोक के फूल भी दोस्तों इन्हीं की रचना थी ना। एक अशोक के फूल 1-2 नहीं दोस्तों, हजारों हजार फूल, इस तरह से आप इसे याद रखेगा। तो हजार फूल हजार बार नया, इस तरह से याद रखेगा। यहां परख दोस्तों आपका सही जवाब होगा परख। सेवा सदन दोस्तों यह किसकी रचना है, यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, यह किसकी रचना दोस्तों, यह मुंशी प्रेमचंद जी की कृति है। एकदा नैमिषा रड़िए, यह किसकी रचना दोस्तों, अमृतलाल नागर जी की। जी हां दोस्तों, किसकी रचना है यह अमृतलाल नागर की रचना दोस्तों, एकदा नैमिषा रड़िए। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, पढ़ाया था। अभी दोस्तों जैनन जी की जो रचना है वो परख रचना है। अब दोस्तों एक चीज और याद रखिए, यहां पे और इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ठीक है, तो याद रखेगा इनकी और कौन कौन सी रचना है, तो नीचे आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, पहला लिखिएगा दोस्तों पूस की रात। ठीक है, नहीं पूस की रात मत लिखिए यार, पहले लिखिए पूनम देश की राजकन्या। ठीक है, पूनम। ठीक है, पूस की रात जो मैंने बोला वो इनकी रचना नहीं दोस्तों, पहले गलती से निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है, पूनम देश नहीं, नीलम देश। ठीक है, नीलम देश की राजकन्या, एक स्टोरी बता रहा हूं सुनिएगा। नीलम देश की राजकन्या, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या ने किया क्या कि वो निकल के चली गई अपने घर से। ठीक है, एक रात 2 चिड़िया के साथ, दो
चिड़िया, ऐसे याद रखेगा, 2 चिड़िया, एक तो ये स्वयं हो गई, एक जिसके साथ गई थी, 2 चिड़िया के साथ चली गई। अब ये राजकन्या थी, मतलब राजा की कन्या थी, ठीक है। राजा ने क्या कर दिया दोस्तों, राजा ने उससे जुड़े, इस मामले से जुड़े जितने भी लोग थे दोस्तों उनको फांसी दे दिया, ठीक है। और पाजेब बधवा के जनता को नचवाया, ठीक है। तो इस तरह से पाजेब बहुत पॉपुलर इनकी रचना है जैनिन जी की। इस तरह से दोस्तों इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी है, स्टोरी लाइन दिमाग में बिठाएंगे तो अपने आप चीजें याद होने लगेंगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि महाकवि कालिदास की रचना है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी भाषा में दोस्तों अनुवाद किसने किया है? लिख रहा है सदासुख लाल जी ने किया है, गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने किया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने किया है, या राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, या आमिर खुसरो ने किया, ठीक है। तो याद रखेगा इसका हिंदी अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। जी हाँ दोस्तों, ये आगरा के रहने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह जी, आप याद रखेगा। प्लस दोस्तों अगर इसका पूछे कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेगा विलियम जोन्स ने। किसने किया दोस्तों? विलियम जोन्स का नाम सुना है ना, ठीक है सर, इतिहास वाला विलियम जोन्स, हाँ वही वाला विलियम जोन्स, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने दोस्तों इसको इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया है और राजा लक्ष्मण सिंह जी ने इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनकी जो एक रचना और है मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम, उसका भी दोस्तों अनुवाद इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो क्या पता आज आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम पूछ रहा है, कल आपसे मेघदूतम पूछ दे, या फिर आपसे वो पूछ दे भाई कौन सा रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम पूछ ले। तो कालिदास जी की जो मैक्सिमम कृति थी दोस्तों वो राजा लक्ष्मण सिंह ने ही क्या किया है, उसको कन्वर्ट किया हिंदी में, याद रखेंगे। ये अंग्रेजों के बहुत बड़े चहीते थे दोस्तों। 1857 की क्रांति में राजा लक्ष्मण सिंह ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे, बहुत लंबे टाइम तक गवर्नर जनरल के एक तरह से ट्रांसलेटर बन के रहे, ठीक है। उनके लिए यह जो है ट्रांसलेट करने का काम करते थे राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो आप याद रखेंगे तथ्य। आगे बढ़ते हैं, करा हिंदी गद्य का जन्मदाता दोस्तों किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता, बहुत ध्यान से पढ़िए, सोच समझ के बताइए। आजकल दोस्तों थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, इसलिए साहित्य के सवाल अब धीरे धीरे ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहते हैं? प्रताप नारायण मिश्र को बिल्कुल नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। एक चीज और याद रखेगा, इन्हें हिंदी गद्य का जन्मदाता तो कहते ही हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता तो कहा ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और इनसे संबंधित पूछता है कि गद्य विधा में सबसे पहले खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग किसने किया, ठीक है। क्या पूछता है? गद्य विधा में खड़ी हिंदी बोली का पहला प्रयोग, खड़ी हिंदी बोली का पहला प्रयोग दोस्तों किसने किया है? वो इन्होंने ही किया था, इसी वजह से इन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है। या फिर पूछ देता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहते हैं? क्या पूछ दे सवाल मान लीजिए आ जाए कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह दोस्तों किसे कहा जाता है, तब भी दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? यही जवाब होगा। ये आप याद रखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही दोस्तों पितामह भी कहा जाता है। तो यह तथ्य भी आप इसी के साथ जोड़कर याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए और आगे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा दोस्तों नहीं है? जो भाषा नहीं हो बताना है। भारोपी मतलब क्या हो गया दोस्तों? भारोपी 2 शब्दों से मिलकर बना है, भारत धन यूरोपीय, ठीक है, भारत और यूरोपीय, ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। और इसमें याद रखेगा मराठी भी आता है, गुजराती भी आता है, हिंदी भी आता है, मलयालम नहीं आता। जी हाँ दोस्तों याद रखेगा। आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों द्रविड़ परिवार, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे द्रविड़ परिवार तो द्रविड़ परिवार में आप क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आप तमिल पढ़ते हैं, आप जो है तेलुगु पढ़ते हैं, ठीक है, आप जो है मलयालम पढ़ते हैं, आप जो है कन्नड़ पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये द्रविड़ परिवार के तहत आते हैं, ये भारोपी में नहीं आते हैं। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सवाल का परफेक्ट जवाब है। जितने रफ्तार से मैं जवाब दे रहा हूं इसी रफ्तार से आपको भी जवाब देना है, तब जानिए कि परीक्षा में आप कुछ उचित कर पा रहे हैं। सवाल का जवाब देना काफी नहीं है, कम समय में सवाल हल करना। आज दोस्तों लड़ाई इस चीज की चल रही है, तो उसी हिसाब से आप अपनी भी रफ्तार बनाइए। अगला सवाल दे रहा है कि जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द बताइए, जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है। अब 2 सवाल बनता है, एक सवाल तो ये भी बन सकता है ना कि जिसे बुलाया गया हो, ठीक है, जिसे बुलाया गया
हो, जिसे बुलाया गया हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द होता है आहूत। क्या होता है? आहूत। आप शब्द सुनते होंगे कि संसद के सत्र को आहूत किया गया है, मतलब सारे सदस्य अब आइए, आहूत। और अनाहूत मतलब उनको न, जिनको न बुलाया जाता, उसके लिए शब्द होता अनाहूत। ठीक है, अनबोला गलत है। अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि ना हो। अतिथि का मतलब क्या हो जाता है? जिसके आने की तिथि ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अतिथि कहते हैं। अभ्यागत मतलब क्या होता है? अभी अभी आया हुआ। ठीक है, अभ्यागत का मतलब क्या है? अभी अभी आया हुआ, उसके लिए शब्द होता है दोस्तों अभ्यागत। अनिमंत्रित नाम का कोई शब्द नहीं होता। निमंत्रण यानी किसी को निमंत्रण देना, बुलाना अपने यहां। ठीक है, अनिमंत्रित नाम का कोई शब्द नहीं होता है। तो फिलहाल जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए का ही दोस्तों जवाब था, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे आइए, करा स्त्री जो अभिनय करती हो। जो स्त्री दोस्तों अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? नर्तकी। नर्तकी मतलब नाचने वाली। नर्तकी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? नर्तकी का तात्पर्य नाचने वाली से होता है। नटी। नटी शब्द दोस्तों यहां नट से बना है। नट माने होता है कर्तव्य दिखाने वाली। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, यह कर्तव्य दिखाने वाली। ठीक है, कर्तव्य दिखाने वाली दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ये आपका जवाब, ये मतलब इससे संबंधित है। यहां अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेत्री का संबंध हमेशा अभिनय से होता है, अभिनय से, तो याद रखेंगे। नायिका दोस्तों अलग हो जाएगा। नायक नायिका ये किरदार के लिए दोस्तों यूज करते हैं, तो यहां अभिनेत्री दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। कंफ्यूज हो के आप नायिका का जवाब मत दीजिए, वरना फिर आपका जवाब क्या होगा? गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे आइए। करा हाथ ऊंचा होना। देखिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि कितना जवाब आप सही दे पा रहे हैं जब तक आप ईमानदारी से कॉपी कलम लेके नहीं बैठेंगे। आप बता के दिखाइए। चलिए एक ट्रेलर देता हूं, आप इसका उत्तर बताइए। मैं बताऊं आपको, ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर गलत देंगे। बहुत सोच समझ के दीजिएगा, आगाह करने के बाद भी अगर आप गलती करते हैं मतलब आप हिंदी में कमजोर हैं। ठीक है, सवाल दे रहा हाथ ऊंचा होना। करा युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना। हो सकता है बच्चे के दिमाग में आए कि भैया जो युद्ध जीत जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है, उसका हाथ ऊंचा हो जाता है। ठीक है, चलिए। करा दान आदि देने के लिए मन में उदारता का भाव आना, उसको कहते हैं हाथ ऊंचा होना। अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी मान प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए दोस्तों ये शब्द आता है। करा किसी को मारने के लिए हाथ उठाना, उसे कहा जाता है हाथ क्या करना? ऊंचा होना। जब मारते हैं तो ऐसे हाथ ऊंचा करते हैं। अगला है कमर तक हाथ हो जिसका। ठीक है, कमर तक नहीं दोस्तों, ये जंघे तक जिसका हाथ होता है उसे कहते हैं अजानुबाहु। क्या कहते हैं? भगवान श्री रामचंद्र को अजानुबाहु कहा जाता है। उनके हाथ लंबे लंबे थे दोस्तों। वो हाथ दोस्तों ये घुटने तक आता था। आपको घुटना छूने के लिए झुकना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन राम जी के हाथ दोस्तों यहां तक आते हैं, इसीलिए राम जी को क्या कहा जाता है? अजानुबाहु कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल आप उत्तर बताइए। अगर गलत होगा ना तो मान लीजिएगा कि हिंदी में अभी आप कमजोर हैं और मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, कमजोरी दूर की जा सकती मेहनत करके। मैं आपको बताऊं, पहला उत्तर जिन्होंने चूज किया गलत है। चौथा उत्तर जिन्होंने चूज किया गलत है। जिन्होंने डी चूज किया वो भी गलत है। जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका क्या? सी भी नहीं है, आपका बी उत्तर है। ठीक है, देख रहा था कि कितने लोग जो है सी वाले हैं। ठीक है, तो बी आपका उत्तर हो जाएगा। दान आदि देने के लिए मन में उदारता का जो भाव होता है उसके लिए शब्द आता है हाथ ऊंचा होना। ठीक है, हाथ ऊंचा होना, उसके लिए दोस्तों शब्द आता है। बहुत परफेक्ट आंसर दोस्तों, इसको याद रखिएगा। करा बरसात में मच्छर जो है ये नाक में दम कर देते हैं। ये नाक में दम करना दोस्तों, इसका अर्थ बताना इस मुहावरे का तो बहुत आसान सा है दोस्तों। करा सांस न लेने देना, सोने न देना, बहुत परेशान करना, प्रदूषण फैलाना, रोग फैलाना। दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका, ज्यादातर बच्चे दोस्तों यहां पे दो चीजें मानेंगे। सोने न देना, कि नाक में दम करते हैं, एकदम सोने नहीं देते हैं सर, उससे नहीं मतलब भैया सोने न देना ये नहीं होगा। बहुत परेशान करना है, नाक में दम करना, इसका तात्पर्य जैसे नाक में दम खाली मच्छर ही नहीं कर सकते ना। हो सकता है आप अपने माता पिता के नाक में दम कर दिए हो, उनको परेशान करके रख दिए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे होते हैं ना बच्चे जिनकी वजह से माता पिता परेशान हो जाते हैं, उसके लिए भी तो आ जाएगा नाक में दम करना। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब है। अगला दे रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया मतलब जहां कर्म न दिया हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे लिख रहा है गेहूं पिसवा रहा है। ठीक है, गेहूं पिस रहा है, तो गेहूं पिस रहा दोस्तों इसमें कोई कर्म ही नहीं है। ठीक है, कर्म नहीं है, ये गेहूं तो पिसा जा रहा है ना। तो याद रखेगा यहां पे दोस्तों यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और अकर्मक में आप हमेशा याद रखिएगा, अकर्मक में कभी भी दोस्तों रोना दे दे, कभी भी दोस्तों सोना दे दे। ठीक है, कभी भी दोस्तों चलना दे दे, कभी भी दोस्तों दौड़ना दे दे, कभी भी दोस्तों टहलना दे दे। ठीक है,
टहलना दे दे, टहलना, ठीक है। तो इन सब में हमेशा याद रखेगा ये सब में अकर्मक ही होता है। या कभी उड़ना दे दे, हाँ उड़ना दे दे, या कभी दोस्तों शर्माना दे दे, हाँ शर्माना, तो ये सब में दोस्तों क्या होता है, यही होता है, ठीक है। मैं बालक को जगवाता हूं दोस्तों, तो जगवाता हूं ये तो प्रेरणार्थक क्रिया के तहत आ जाएगा। अगर इसको लगाना होता तो यहां क्या आ जाता दोस्तों, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता, ठीक है। करा मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये भी नहीं। राम पत्र लिखता है, ये भी नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखें क्योंकि यहां पर कर्म उपस्थित नहीं है। और आगे आइए, करा किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का यूज हुआ है। क्रिया विशेषण मतलब क्या, देखिए विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण मतलब क्या, यानी जब कोई विशेषण किसी क्रिया की विशेषता बता रहा हो। क्रिया मतलब क्या, जो कार्य आप कर रहे हैं वही क्रिया है। देखना, पढ़ना, लेटना, सुनना, भागना, जागना, रोना, धोना, ये सब क्रिया है, हाँ समझ रहे हैं। तो अब उस क्रिया के लिए जो विशेषता बताने वाला होगा वही दोस्तों क्रिया विशेषण होगा। आइए देखते हैं, कर वह धीरे से बोलता है। देखिए बोलना दोस्तों यहां पे क्या है, बोलना क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि बोलना एक तरह से दोस्तों क्रिया है, ठीक है। और कैसे बोल रहा दोस्तों, धीरे से बोल रहा है, तेज से बोल रहा है। इस प्रकार दोस्तों आप मान सकते हैं कि यहां धीरे से जो शब्द दोस्तों ये क्रिया विशेषण के तौर पे यूज हुआ है। और यहां दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एकदम परफेक्ट जवाब हो सकता है। आगे देखिए, करा वह कुत्ता काला है, तो दोस्तों कुत्ते की विशेषता काला है ना, और कुत्ता कोई क्रिया तो है नहीं। क्या कुत्ता क्रिया है, नहीं सर कुत्ता क्रिया नहीं है, इस वजह से गलत हो जाएगा। रमेश तेज धावक है, ठीक है, धावक है। अगर ही लिख देता दोस्तों रमेश तेज दौड़ता है, अगर लिख देता दौड़ता है तो दौड़ना क्रिया हो जाता और ये तेज दोस्तों क्रिया विशेषण हो जाता। लेकिन धावक लिख के दोस्तों यहां पे सब मारा चौपट कर दिया, ये उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता। सत्यवाणी सुंदर होती है, ये तो वाणी की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो यह भी नहीं होगा दोस्तों। यहां पे जो उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों एकदम परफेक्ट जवाब होगा, ठीक है। केवल उत्तर हल करना बड़ी बात नहीं है, हमें समझना होगा कि कोई उत्तर क्यों सही है, ठीक है, उसके पीछे का कारण जानना होगा ताकि भविष्य में जब कभी ऐसे सवाल बने तो हम उसे हल कर पाए। करा बृहत, बृहत दोस्तों विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था दोस्तों शब्द क्या है, देखिए शब्द क्या दे दिया दोस्तों, शब्द दे दिया है बृहत, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, या तो दोस्तों क्या होता है, या तो यहां पे क्या आता है, या तो यहां पर उत्तरावस्था आता है, उत्तरावस्था, और या तो दोस्तों क्या आता है, उत्तमावस्था आता है। या तो उत्तरा या तो उत्तमा, दो ही आता है, ठीक है। तो देखिए उत्तरा लिखे तो उत्तरा में र आता है, जब र आएगा ना तब आप भी दोस्तों र करिएगा, क्या करिएगा, तब लिखिएगा दोस्तों यहां पे बृहत्तर, क्या लिखेगा बृहत्तर। लेकिन दोस्तों जब म पूछा है ना तब आप भी लिखिएगा दोस्तों म आएगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे बृहत्तम, क्या लिखेंगे बृहत्तम, क्या लिखेंगे बृहत्तम। तो अभी दोस्तों यहां क्या पूछा है, यहां म वाला दे रहा था, म वाला, तो आपको दोस्तों क्या भी चूज करना है, यहां पे एक तो त डबल होना चाहिए, तो त डबल है, यहां देखिए म है, तो ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बृहत्तम, ठीक है। अगर र आया है तो र चूज कीजिए, म आया है तो म चूज कीजिए। ये दोस्तों सबसे आसान तरीका है इसे पहचानने का, वरना फिर बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूजन में गलत करेगा कि पता नहीं बृहत्तम होगा कि बृहत्तर होगा, और ऐसे मन में कंफ्यूजन आएगा। कारण निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। अब विकारी शब्द दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितने होते हैं दोस्तों, विकारी शब्द 4 होते हैं। हम संज्ञा को विकारी कहते हैं, हम सर्वनाम को भी दोस्तों विकारी कहते हैं, हम दोस्तों विशेषण को विकारी कहते हैं, और दोस्तों क्रिया विशेषण को विकारी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्रिया विशेषण को विकारी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, सॉरी क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया को भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अविकारी अगर पूछ लेता, अगर अविकारी के बारे में होता तब हम कहते हैं दोस्तों यहां क्या होता है, यहां क्रिया विशेषण शब्द होता है, क्या होता है, क्रिया विशेषण शब्द होता है, ठीक है। और क्या होता है, और होता है दोस्तों समुच्चय बोधक आ जाता है, समुच्चय बोधक ना, समुच्चय बोधक आ जाता है। और क्या आ जाता है दोस्तों, विस्मयादि बोधक आ जाता है। और क्या होता है दोस्तों, संबंध बोधक रहता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या रहता है दोस्तों, निपात रहता है। इतना चीज दोस्तों यहाँ रहता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, विकारी पूछा है, क्या पूछा है, विकारी। तो दोस्तों यहां पर याद रखेगा, आज तो दोस्तों अविकारी शब्द है, यथा ये भी अविकारी है, परंतु लड़का दोस्तों एक तरह से देखेंगे तो लड़का क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा हमेशा क्या होता है, विकारी होता है। धीरे धीरे भी अविकारी में आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादातर बच्चा उल्टा सीधा उत्तर दे दिया, भूल गया था कि विकारी अविकारी में हमको क्या चूज करना था, ठीक है। तो जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक कंफ्यूजन बरकरार रहेगा।
आगे देखिए, करा सभा में 20 लोग थे। 20 का मतलब क्या? केवल 20। आप बताइए, क्या 20 का तात्पर्य केवल 20 से? बिल्कुल नहीं, 20 लिख दिया, इसका मतलब 20 से ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? 20 मतलब 20 से ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना ज्यादा, क्या आप बता सकते हैं? आप कहेंगे हम अंतर्यामी थोड़े हैं कि हम बता दें कि 20 से कितने ज्यादा। 20 लिखते हैं, 20 से ज्यादा थे ये कंफर्म है, लेकिन कितने थे? 21, 22, 23, 24 सब नहीं पता। नहीं पता तो अनिश्चित है, नहीं पता तो अच्छा समुदाय तो बिल्कुल नहीं है। परिमाणवाचक दोस्तों आप जवाब तब देंगे जब कहीं दोस्तों माप तौल की बात आए। क्या यहां मापना तौलना है आपको? नहीं सर, नहीं मापना तौलना, तो इसको हटाइए। यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक आएगा, निश्चित संख्यावाचक नहीं। क्या आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक आएगा। क्यों दोस्तों? गिनती नहीं हो सकती, वो 21 है कि 22 है कि 23 नहीं पता आपको, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक आप कीजिए। ये आपका दोस्तों एकदम जो है सही जवाब होगा। करा जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? अभी दोस्तों हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी अभी क्रिया समाप्त हुई नहीं है तो आप अपूर्ण वर्तमान उसे कह सकते हैं। आसन्न दोस्तों वर्तमान होता ही नहीं है, आसन्न हमेशा भूतकाल में आता है। ठीक है, आसन्न कहां आता है? भूतकाल में आता है। तो यहां पे आप कंफ्यूजन में क्यों जा रहे हैं? ठीक है, तो अपूर्ण वर्तमान होगा। बहुत आसान जवाब था, लेकिन वही है कि अगर आप ढंग से समझे रहेंगे तभी आप जो है जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आपसे मिस्टेक हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? थोड़ा रोकिएगा मुझे और अपना जवाब दीजिएगा पहले। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आप सभी जानते हैं कि क्रिया विशेषण मतलब सीधे सीधे क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। क्या हो गया? अविकारी। तो देखिए यहां पर दोस्तों अविकारी मतलब, और ऐसे भी समझ जाइए ना, क्रिया विशेषण यानी ऐसा कोई शब्द होगा जो क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे मैं कहूं दोस्तों कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ना की विशेषता दोस्तों तेज कम हो सकता है, तो आपका जवाब हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा। ये दोस्तों क्या है? ये विशेषण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? यह विशेषण में आ जाएगा। और पहला, दूसरा, तीसरा यह क्रमवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण दोस्तों? यह क्रमवाचक विशेषण है। बुद्धिमान दोस्तों क्या हो जाएगा? बुद्धिमान दोस्तों यह भी विशेषण है। ठीक है, कि जो है रमेश बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान होना दोस्तों यह विशेषता है। ठीक है, मीठा और लाल बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह भी दोस्तों विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, लाल किस प्रकार का दोस्तों? तो गुणवाचक विशेषण ना, क्या है? गुण। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों। इसी तरह मिठाई, मीठा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विशेष में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा इस तरह से आपका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तेज जो लिखा दोस्तों ये क्रिया विशेषण शब्द है, इसे ध्यान दीजिएगा। माखन चोर में समास कौन सा है? देखिए समास आप तभी बता पाएंगे जब दोस्तों आप माखन चोर का समास विग्रह करेंगे। ठीक है, तो माखन चोर का समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? माखन को चुराने वाला। ठीक है, माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो माखन को चुराने वाला, कर्ता ने कर्म को, यानी यहां पर क्या आ गया दोस्तों? कर्म तत्पुरुष आ गया। ठीक है, क्या आ गया? कर्म तत्पुरुष आपका जवाब हो जाएगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहां पे तो हम माखन चोर श्री कृष्ण को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। तो क्या यहां पर बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बहुब्रीहि समास, लेकिन आप ऑप्शन देखिए, क्या बहुब्रीहि दिया है? नहीं दिया है ना, तो क्यों आप चिंता कर रहे हैं? फिर जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से आप जो अपना जवाब दीजिए, है कि नहीं। और आगे आ जाइए, अगला सवाल दे रहा है कि सत्याग्रह। सत्याग्रह में इस बार समास बताना है। अगर दोस्तों संधि पूछा होता तो हम बता देते दोस्तों कि यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। अगर संधि पूछता तो हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कैसे? सत्य धन आग्रह। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी समास पूछा है तो इस हिसाब से पढ़ लें। ठीक है, तो याद रखेगा तब हो जाता है सत्याग्रह का संधि समास विग्रह, सत्य के लिए आग्रह। क्या हो जाता है दोस्तों? सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। तो के लिए दे दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान में दोस्तों कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो याद रखेगा। या कई बार दोस्तों ये ना करके कई जगह पे मैंने ये पढ़ लिया सत्य का आग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह। ठीक है, ठीक है, सत्य का आग्रह। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? संबंध तत्पुरुष भी कर सकते हैं। अब परेशानी खड़ी हो गई कि सर करें तो करें क्या?
संप्रदान करें या संबंध करें, और दोनों आ जाए तब क्या करें? तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप संबंध ही कीजिएगा। क्या कीजिएगा? संबंध तत्पुरुष सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह जो है माना ये भी जाता है। कई जगह देखा मैंने एग्जाम में दो दो उत्तर थे, जहां जहां दो उत्तर वाली दिक्कतें। आज मैंने एक दो सवाल ऐसे रखे जानबूझ के कि जहां कंट्रोवर्सी में दो दो जवाब, जैसे एक तो पीछे श्री कृष्ण देखा माखन चोर, तो माखन चोर में आपने देखा माखन को चुराने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, वहां कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, लेकिन बहुब्रीहि समाज भी छिपा होता है। आगे कुछ और ऐसे सवाल दूंगा जहां कंफ्यूजन भरे जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जहां दो दो आंसर वाली बात है उसे भी आप अपने दिमाग में रखते चलिए। एक बात और याद रखेगा, बीपीएससी के लिए जो मैंने बैच दिया ना, आप डेमो आके खाली देख लो, एक बार डेमो देख लो मेरे कहने से। यार फ्री में जो वीडियोस दे रहा हूं उसे तो देख ही सकते हैं ना, नुकसान नहीं आपका ना, एक बार पढ़ के देखो। और जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है वो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, कमाल का बैच है, बेहतरीन बैच है। जिस किसी को भारत का इतिहास जानना हो, पढ़ना हो, वो इस बैच में आए। बहुत डिटेल में दोस्तों यहां पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप चाहें तो डेमो देख सकते हैं, आज डेमो देख लीजिए, जब आपकी इच्छा होगी तब आप ज्वाइन कीजिएगा। कम से कम डेमो तो देख लीजिए, ठीक है। डेमो देखेंगे तो हम कह रहे हैं एक आध दो चैप्टर फ्री में आपका तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, कर परमार्थ में प्रयुक्त तो दोस्तों संधि कौन सी है, ठीक है। परमार्थ का जब आप संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तब आपको मिलेगा परमार्थ में परम धन अर्थ। क्या मिलेगा? परम धन अर्थ, ठीक है। तो यही अ जाकर दोस्तों यहां आ लगा जाता है, तो यहां पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि यहां दीर्घ स्वर संधि है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, हो सकता है यहां उड़ने वाला र हो देख करके बच्चे के मन में कुछ और ख्याल आ जाए, लेकिन ऐसे जो है ख्याली पुलाव बनाने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए, कह पुनर्जन्म में दोस्तों संधि कौन सी है? क्या लिखा सवाल? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में संधि पूछा, संधि विच्छेद क्या हो जाता दोस्तों? संधि विच्छेद हो जाता पुनर्धन जन्म। या तो पुनर्धन धन जन्म हो सकता था या पुनः धन जन्म हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। दोनों ही केस में दोस्तों बातें अलग हो जाएंगी। पुनर् करेंगे तो विसर्ग ये हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, पुनः करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा। अब परेशानी देखिए खड़ा हो गया आपके सामने, बताइए क्या करेंगे? पुनर्जन्म में क्या करेंगे? अगर पुनर् करेंगे तब तो दोस्तों उस आधार पे आप कहेंगे कि हलंत लगा है तो ये कर लें। अब बताइए क्या करेंगे? तो याद रखेगा जो एकदम परफेक्ट जवाब है वो होगा विसर्ग संधि। याद रखेंगे यहां पर एकदम जो परफेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? विसर्ग संधि। मैंने कहा ना, मैं जानबूझ के 3-4 सवाल दिया हूं, मैंने जानबूझ के ऐसे सवाल रखे हैं कि कंट्रोवर्सी वाले का आप देखिए, इस पर जो अपना दिमाग चलाइए, ठीक है, कि हां अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो आप पढ़ेंगे नहीं। कम से कम इसी वजह से जो है दिमाग चला लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हित हो जाएगा, भला हो जाएगा। कह रहे नैराश्य से, ये भी बहुत बवाली सवाल है, डबल आंसर वाला सवाल है, डबल आंसर का सवाल है। भाई 30 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, 900 सवाल जान चुके हैं। मैं हिंदी में वही घी से पीटे सवाल आपको पढ़ाऊं, मेरे बस की बात नहीं है। उससे अच्छा है मैं 30 लेक्चर पढ़ा दिया, भैया बहुत हो गया, बंद करते हैं, अब कुछ और पढ़ाएंगे। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि यार 2-4-10 लेक्चर ऐसे मिलने चाहिए जहां आप दिमाग खर्च कीजिए। डबल आंसर का सवाल है, सुनो कैसे। नैराश्य का पर्यायवाची पूछ रहा है। नैराश्य दोस्तों ऐसे आप पढ़ेंगे तो नैराश्य का तात्पर्य निराशा होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में ना मिले तो नैराश्य के लिए दोस्तों कई बार आप जो है अंधेरा शब्द भी मिल जाता है। आप चेक करना, गूगल करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर वही वाली बात कि सर हम क्या माने, तो आपको मैं लिख के बता भी तो रहा हूं कि आप निराशा ही एकदम सही मानिएगा। आपको जब मानना होगा तब आप निराशा सही मानिएगा। अगर निराशा नहीं मिलता है तब दोस्तों आपको क्या मानना पड़ेगा? तब आप अंधेरा मानिएगा, तब आप अंधेरा मानिएगा। तो अभी दोस्तों निराशा दिया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए मैं और बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए शब्द दे दिया ना नैराश्य, ठीक है, नैराश्य। तो नैराश्य का तात्पर्य क्या होता है मैं ये समझा दूं। कहीं कहीं पे नैराश्य का तात्पर्य दोस्तों विषाद लिखा है। आप दोस्तों एक सवाल पढ़ते हैं हर्ष, हर्ष का विलोम क्या होता है? तो आप पढ़ते हैं विषाद। हर्ष माने होता आनंद, विषाद माने होता दुख ना, यही होता ना। उसी तरह से एक शब्द आप पढ़ते हैं म्लान, ठीक है, ठीक है, म्लानता, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? म्लानता, ठीक है, म्लानता। म्लान माने क्या होता है? यानी मन में गंदगी, ठीक है। तो याद रखिएगा एक शब्द बन जाता है म्लानता। इसी तरह से एक शब्द यहीं से बना सकते हैं खिन्नता। क्या बना सकते हैं? खिन्नता, ठीक है। और एक शब्द दोस्तों आप यहां क्या ले सकते हैं? निराशा। ये सब दोस्तों याद रखेंगे, नैराश्य के लिए दोस्तों यूज किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 ही चूज कीजिएगा, ये अपने दिमाग में रखिएगा। आइए और आगे चलते हैं।
कह रहा मयूख, मयूख किसका पर्यायवाची दोस्तों आपको बताना है। क्या मयूख चंद्रमा को कहते हैं? बिल्कुल नहीं, चंद्रमा को मयंक कहते हैं, मयूख नहीं, ठीक है। क्या क्या बुद्धिमान को कहते हैं? नहीं। क्या कार्तिकेय जी को कहते हैं? नहीं। क्या मयूर को कहते हैं? नहीं। ये मयूख का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? मयूख का मतलब हो जाता है किरण, मयूख का मतलब हो जाता है दोस्तों रश्मि, ठीक है। किरण जानते हैं ना, रश्मि, या हो जाता है अंशु, ठीक है। क्या हो जाता है? अंशु, या हो जाता है दोस्तों मरीचि। क्या हो जाता है? मरीचि। हाँ, मात्रा थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया ना, र पे बड़ी की मात्रा, ठीक है। मरीचि, ठीक है। मयूख का एक ऑप्शन दोस्तों मरीच भी हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है? किरण नहीं हो सकता, किरण तो लिखा ही है। और क्या हो सकता है भैया? प्रभा भी हो सकता है ना, प्रभा। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे, ये मयूख का पर्यायवाची है। ये जो आप मोर समझ रहे थे, मोर का मयूर हो जाता है, मोर का मयूर हो जाता है, ये अपने दिमाग में रखेंगे। यहां पर दोस्तों अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो गलत है ना आप उसका चयन कीजिए। बहुत आसान है यार, एक ही तो गलत है, बहुत आराम से आप चयन कर सकते हैं। लिख रहा पंकज दिनों रात मेहनत करता है। बच्चा सोचेगा सर दिनों दिन लिख दें क्या? अरे सही लिखा है, अनायास का दिमाग मत चलाओ। अगला लिखा दोस्तों, नीचे से पढ़ते हैं, इनमें से कोई नहीं छोड़ो। विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान। बच्चा सोचेगा सर दाईं की जगह दाएं कर दें क्या? फिर वही दिमाग चलाने लगे। जो लिखा है सही लिखा है। भिखारी को थोड़े चावल दे दो, सर थोड़े की थोड़ा सा, फिर दिमाग चला दिए, एकदम सही लिखा है। जो मिस्टेक है दोस्तों, वो मिस्टेक है कि पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, ठीक है। विद्वतापूर्ण नहीं दोस्तों, ये जो विद्वतापूर्ण लिखा है शब्द ये गलत है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा दोस्तों? विद्वतापूर्ण नहीं, विद्वतापूर्वक होता है, विद्वतापूर्ण शब्द नहीं होता है। क्या होगा इसके जगह पे? इसके जगह पे होगा विद्वतापूर्वक शब्द होगा। ऐसा ऐसा गजब का दोस्तों आपको फंसाया है ना, कि अगर मैं आपको ना बताऊं तो बहुत सारे बच्चे इसी सवाल में गिर पड़ जाएंगे, ठीक है। अपने मन से जब आप सवाल हल करेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि सच में हमारी पोजीशन क्या है। नितिन सर सही कह रहे थे कि गलत है? बाकी आपको अंधेरे में रखने की खुद को आदत हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अंधा पावे अखिया तो पतियाए, इसका इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। करा सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना, ठीक है। तो दोस्तों यहां जो जवाब है वो है अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। जब अभिष्ट की प्राप्ति होती तभी आपका विश्वास जमता है। और मैं बताऊं आपका भी, आप एक बार बीपीएससी का बैच पढ़ के देखो, आपका सारा विश्वास न जम जाए तो बताना, ठीक है। इतना बेहतरीन और इतने लेवल की चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा सीखने को इतने कम प्राइस में। बस ये ध्यान दो, आप एक बार पढ़ के तो देखो, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे आखिरी में आ जाइए दोस्तों, यहां पर सत्य कथन आपको पहचानना है। कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, डबल डबल आंसर टाइप का भी आपको यहां देखने समझने को मिलेगा। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और खास करके जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे ना, उनके लिए तो विशेष सवाल है। आपको तो इसका उत्तर पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो समझिए कि सब बेकार है आपका पढ़ना लिखना, ठीक है। कटु वचन बोल रहा हूं लेकिन सत्य बोल रहा हूं, आपके हित के लिए बोल रहा हूं। सवाल दे रहा है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? और असत्य है तो क्यों असत्य है, यह भी आपको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि सर हाँ हमने बता दिया हमारा काम खत्म। तो याद रखेगा, एक भारतीय आत्मा के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो याद रखेगा, फिलहाल यह कथन यहां पे सत्य नहीं है, यह असत्य है। क्या दोस्तों? असत्य है। क्यों असत्य है? इसका मतलब है कि एक भारतीय आत्मा है, जयशंकर प्रसाद को नहीं कहा जाता, यही तो तात्पर्य इसका है। फिर जयशंकर प्रसाद को नहीं कहा जाता दोस्तों, तो किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी जी को। किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी जी को। तो यही दोस्तों मिस्टेक था। अगर आपको मिस्टेक पहले पता होता तो आप जो है सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा दिमाग दूसरे सवाल पर खर्च कर लेते हैं। करा कथा सम्राट दोस्तों किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। क्या यह बात सही है? कथा सम्राट किसे कहते हैं? आइए मैं बताता हूं, सुनिए। कथा सम्राट दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर जी को नहीं कहा जाता है। यह कथन भी दोस्तों क्या है? यह कथन भी असत्य है। फिर किसे कहा जाता है कथा सम्राट? दो लोगों को कहा जाता है कथा सम्राट, दो लोगों। सर आ गया वही कंट्रोवर्सी वाला सवाल। अरे हम क्या करें भैया, अगर कंट्रोवर्सी आ रही है तो हम थोड़े दे रहे हैं आपको, ठीक है। किसे किसे कहा जाता है सुनिएगा। पहला जवाब लिखेगा मुंशी प्रेमचंद। क्या लिखेगा? मुंशी प्रेमचंद, और यही परफेक्ट जवाब है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में भगवती चरण वर्मा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मुंशी प्रेमचंद ना मिलके भगवती चरण वर्मा मिल सकते हैं। तो एक पल के लिए इनको भी सही करिएगा। देखिए ये जो एक टिक दो टिक मैं कर रहा हूं, इसका अंतर समझिए। एक टिक मतलब कुछ हद तक सही,
2 टिक मतलब बहुत ज्यादा हद तक सही, समझ रहे हैं। तो अगर दोनों मिल गया तब क्या करेंगे, किसको चूज करेंगे, तब ऊपर वाले चूज करिएगा, ठीक है। अगर ऊपर वाला नहीं है तब आप भगवती चरण वर्मा को भी चूज कर सकते हैं। ये दोस्तों यहां कहने का तात्पर्य है। और आ जाइए आगे, अगला सवाल, आधुनिक युग की मीरा सुभद्रा कुमारी चौहान को कहते हैं। गड़बड़ कर दिया ये भी, ठीक है। यह भी दोस्तों असत्य कथन है, ठीक है। यह भी क्या है, असत्य कथन है। फिर किसे कहते हैं सर, अगर इनको नहीं कहते हैं तो किसे कहते हैं, यह कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा, ठीक है। किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और एकांकी सम्राट दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्हें एकांकी का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, इन्हें एकांकी का जनक माना जाता है। अब एक खतरनाक चीज और बताऊं इनके बारे में, एकांकी का जनक इन्हें कह दिया जाता है। और हिंदी में जो पहला एकांकी है, ठीक है, हिंदी में पहला एकांकी, ठीक है, उसका नाम है दोस्तों एक घूंट। क्या नाम है, पहले एकांकी का नाम क्या है दोस्तों, एक घूंट, ठीक है, एक घूंट। और एक घूंट की रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने कर दिया। अब बताओ बवाल, ठीक है, एक घूंट की रचना ये जयशंकर प्रसाद ने कर दिया और ये हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है, हैं? और एकांकी का जनक दोस्तों रामकुमार वर्मा कहा जाता है। कितना कंट्रोवर्सी है सोचो, एकदम दिमाग ना झल्ला जाए यहां पे, लेकिन आपको सीखना, यही सब सीखना दोस्तों, समझना है, बस ये आप याद रखना। चलिए गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्यारा सा गद्यांश एक नए मुद्दे पर लेकर आया हूं, बॉलीवुड में बढ़ती अश्लीलता, ये हमारा मुद्दा है। उस पर दोस्तों आपको एक गद्यांश दे रहा हूं और पहले आप सवाल देखिए, फिर गद्यांश का हम लोग जवाब देखते हैं, ठीक है। सवाल दे रहा दोस्तों कि बॉलीवुड में अश्लीलता क्यों बढ़ रहा है। पहला ऑप्शन, फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उसकी गुणवत्ता सुधारी जा रही है, इसलिए अच्छा जितना अश्लीलता बढ़ाएंगे उतना गुणवत्ता बढ़ेगा, तो ऐसे गलत दिख रहा है, दूर से ही गलत दिख रहा है। आगे पढ़िए, कर अत्यधिक कमाई के उद्देश्य से ये हो सकता है, दर्शकों को शिक्षित करने के लिए, अच्छा अश्लीलता दिखा के दर्शकों को शिक्षित किया जाएगा, बहुत बढ़िया। सरकार दबाव बनाने की आप अश्लील काम करिए, अरे महाराज कुछ तो शर्म करिए। मनोरंजन को विविध रूप देने के लिए, अब जो आपको लग रहा है कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी और ई में से कोई एक सही हो सकता है, या तो खूब पैसा कमाना इसलिए, या तो मनोरंजन का अलग अलग रूप देना है उनको इसलिए। अब क्या जवाब है ये तो गद्यांश पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। आइए गद्यांश पढ़ते हैं। करा बॉलीवुड में, ध्यान से पढ़िएगा, करा बॉलीवुड भारतीय सिनेमा का प्रमुख हिस्सा है जो अपने रंगीन गानों, भव्य दृश्यों और कहानियों के लिए जाना जाता है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में बॉलीवुड में अश्लीलता और अनैतिकता का स्तर बढ़ता गया है। कई फिल्मों में ऐसे दृश्य और संवाद शामिल किए जाते हैं जो परिवार के साथ देखने योग्य नहीं होते। आप बैठ के देख भी नहीं सकते। अपने माता पिता के साथ सोचिए कि आप कोई मूवी देख लीजिए, आपको हमेशा भय लगेगा कि भैया कहीं कुछ ऐसा सीन ना आ जाए कि हमको मुंह चुराना पड़े, ठीक है। यह प्रवृत्ति खास तौर पर आइटम गानों और अश्लील सामग्री वाले पोस्टरों में देखी जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और अधिक कमाई करने के उद्देश्य से निर्माता ऐसी सामग्रियों को बढ़ावा देते हैं। अच्छा दर्शकों को मजा आया तो कुछ भी कर दोगे, अरे थोड़ी तो भाई शर्म लिहाज रखो। तो यानी सीधे सीधे क्या दोस्तों, यहां दर्शकों वाली तो बात लिखा नहीं, अत्यधिक कमाई की बात दे दिया, तो ऑप्शन नंबर बी कंफर्म हो गया कि यह जवाब हमारा सही है। और आगे आइए, करा अश्लीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी पिक्चर में ऐसी अश्लीलता दिखाई जाती है तो हमारे समाज पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। लिख रहा है नैतिकता को मजबूत बनाना, अच्छा मतलब जितना अश्लीलता दिखाएंगे उतना नैतिक विचार समाज में आएंगे, गजब ऑप्शन है। करा सकारात्मक दृष्टिकोण देना, नहीं, नैतिकता और मूल्यों को कमजोर करना या तकनीकी विकास को बढ़ावा देना या शिक्षा का स्तर बढ़ाना। तो समझ में आ रहा दोस्तों कि सी वाला ही उत्तर है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसके आगे, ठीक है। आगे लिख रहा है कि इसका प्रभाव समाज पर भी नकारात्मक पड़ता है। युवा पीढ़ी जो इन फिल्मों को देखकर प्रेरणा लेती है उन्हें गलत आदतों और विचारों की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले अनैतिक विचार और अश्लीलता समाज की नैतिकता और मूल्यों को कमजोर करते हैं। तो ये हमारा जवाब होगा, नैतिकता और मूल्यों को कमजोर करना। हमको उत्तर मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है कि बॉलीवुड में अश्लीलता मुख्यतः किस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। कर भव्य दृश्यों के माध्यम से, आइटम गानों और पोस्टरों के माध्यम से। तो दिया था दोस्तों अभी यहां कि यह प्रवृत्ति खास तौर पे आइटम गानों और अश्लील सामग्री वाले पोस्टर में देखी जा सकती है, ठीक है।
शैक्षिक फिल्म नहीं, समाज सुधार नहीं, धार्मिक फिल्म नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पे चूज कीजिएगा, जो हमने पढ़ा है, यहां हमको मिल भी गया है। आगे देखिए, करा किस पीढ़ी पर अश्लीलता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बुजुर्गों पर, वो इतने समझदार हैं, बच्चों पर, युवा पीढ़ी पर, पेशेवर व्यक्ति पर, या राजनीतिक नेता पर? देखिए इन्हीं दो पे पढ़ सकते हैं, या तो बच्चों पर या तो युवा पीढ़ी पर। आइए आगे देखते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। लिखा दोस्तों यहां पे, इसलिए जरूरी है कि सिनेमा को अपने जिम्मेदारी समझते हुए ऐसी सामग्री को बढ़ावा न देना चाहिए जो समाज को गलत दिशा में ले जाए। अभी तो इतनी चीजें दिया। अच्छा, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? यहां पे, हाँ देखिए यहां दिया है युवा पीढ़ी, ठीक है, यहां दिया ना, युवा पीढ़ी जो इन फिल्मों को देखकर प्रेरणा लेती है, तो इसका प्रभाव भी किस पर पड़ता है दोस्तों? बच्चे जो छोटे होते हैं, युवा पीढ़ी दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वही गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाता है। कर फिल्मों में अश्लीलता को कैसे कम किया जा सकता है? इतनी जो अश्लीलता है इसको कम कैसे किया जाए? लिख रहा है सेंसर बोर्ड द्वारा सख्त निगरानी से। अगर सेंसर बोर्ड अपनी सख्त निगरानी करे तो दोस्तों इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, करा अश्लीलता को बढ़ावा देकर बिल्कुल नहीं, दर्शकों के विचारों को अनदेखा करके ये भी नहीं, सामाजिक दबाव बढ़ाकर ये भी नहीं, फिल्मों की संख्या कम करके नहीं। सेंसर बोर्ड अगर चाहे दोस्तों तो क्या कर सकता है? अपने सख्त रवैये से दोस्तों इस अश्लीलता को समाप्त कर सकता है। क्यों? वो अगर सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा तो पिक्चर आएगी नहीं, रिलीज नहीं होगा। तो सेंसर बोर्ड की सरासर दोस्तों यहां पर खामियां देखने को मिलती है। सेंसर बोर्ड कहता पास करते हैं हम तो उसमें लिखे हैं कि ये फॉर एडल्ट है, तमाशा बना के रखे हो, बेवकूफ समझते हो समाज को, हाँ ठीक है। पिक्चर आएगा, हाल में लगेगा तो कोई देखने नहीं जाएगा, फिर वो देखेगा एडल्ट है कि नहीं एडल्ट है। और फिर भैया स्टोरी लाइन भी तो मैटर करती, हीरो भी तो मैटर करता है। तो आप तो जो है अंधे बन के घुस जाएंगे कि हम किसके साथ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो तो नहीं पता चलेगा ना कि हमारे भाई हैं, बहन है, छोटे हैं, बड़े हैं, माता है, पिता, क्या करें, कैसे करें। लेकिन अब चीजें रहती हैं, तो सेंसर बोर्ड को इस बात का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये जो क्लास चल रही जीएस की, ठीक है, आप हिंदी तो यहां से तैयार कर लेंगे, लेकिन जीएस का क्या? तो जीएस में दोस्तों अब तक मैंने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब पढ़ा दिया है। आप विश्वास कीजिए 1 नंबर से लेके 45 नंबर तक में मैंने इतिहास पढ़ाया है, 46 से लेके 91 तक में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया है, 92 से लेके 150 तक लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा। तो कंप्लीट हिस्ट्री कितने लेक्चर में पढ़ा? 150 लेक्चर में। 151 नंबर से लेकर के 230 नंबर तक में हम लोगों ने संविधान पढ़ा। 231 से लेकर के 330 पूरे 100 लेक्चर में खाली विश्व का भूगोल पढ़ा अलग से। इसके बाद 331 से दोस्तों अभी 406 लेक्चर हो गया है, क्लास अभी चल रही है, ये इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, समाप्त नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। अब तक दोस्तों जैसे आज आप 900 सवाल पढ़ के बहुत खुश हो रहे हैं, सब 900 सवाल पढ़ लिए। अरे मेरे भाई 12,000 सवाल यहां पढ़ा दिया आपको। कितना? 12,000 से अधिक सवाल दोस्तों आपको पढ़ा दिया गया है। और जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसे ही दोस्तों यहां पे भी डिस्कस किया गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट में आइए और देखिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। जो डेमो लेक्चर की मैंने बात किया, ये एप्लीकेशन है हमारा स्टडी 91 ऑफिशियल, इसको डाउनलोड कर लीजिए और डेमो देखिए आराम से बैठ के। और जो कम से कम जो फ्री वाले हैं उसको देख लीजिए, तो जो ही चैप्टर तैयार हो जाए आपका, ठीक है। तो आप कर लीजिए वैसे, और जरूरत लगे तो बैच भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी बात का बुरा लगे दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बोल जाता हूं तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। हालांकि जो कुछ भी बोलता हूं आपके हित के लिए बोलता हूं, कड़वी बातें हमेशा बुरी लगती हैं, लेकिन आपके हित के लिए बोल रहा हूं। आप पढ़िए ध्यान से और आगे बढ़िए, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। इसीलिए दोस्तों ये कटु वचन बोलता हूं, बाकी मेरा इससे कोई पर्सनल लाभ नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।